जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर ज़मीं पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। Om Shanti. So let's welcome with our one hand. So Chandrakala Didi, she is from Jaipur. She also lives with Shushma Didi ji. I know very little about you, Didi, but I'm sure you will share more with all of us. Sorry, मैं हिंदी में translation. Anyone wants translation? Please connect to Avikti Parivar system. You will get, there is a translation system there. Sister Iris, can you help them? Okay, so किसने चंद्रकला दीदी को पहली बार देख रहे हैं? ओह सो कल वो बहुत अच्छा सुना रहे थे मोहिनी दीदी के साथ का अनुभव, तो मैंने ख़ास उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमें अपना पूरा अनुभव सुनाइए।
तो अभी आधा घंटा हम उनसे उनका अनुभव सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटी आयु से बाबा के पास आए। कल सुना रहे थे 1.5 साल, राइट। तो हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे साथ हैं और हम आपसे सुनेंगे आपका अनुभव। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को कैसे चुनता है ये भी कहेंगे। उस जादूगर की जादूगरी हर आत्मा को अपने अपने अलग अलग तरीके से अपना बनाता है। मेरा भी सौभाग्य रहा छोटी सी आयु में, जब मैं 1.5 वर्ष की उम्र में थी, 18 months old, मेरे पेरेंट्स ज्ञान में आए और ज्ञान में जब वो आए, शुरू में ही जैसे कोई एग्जीबिशन देखने आता है, ऐसे ही फादर जब पहली बार देखने आए थे, मेरे को अपने संग लेकर के गए थे। फादर का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शुरू से था, जहाँ भी जाते थे मुझे साथ ले जाते थे। तो जब वो देखा, पिक्चर्स देखा, बच्चे होने के कारण जानते तो कुछ भी नहीं थे, न समझ कुछ आता था, लेकिन वो पिक्चर्स का अट्रैक्शन, तो फादर से रोज़ जिद होने लगी कि वहीं चलना है। और ये बहाना था जो उन्होंने कोर्स किया और वो बाबा के बन गए। वहाँ से शुरुआत हुई। और जब मेरी आयु 2.5 वर्ष की हुई, लगभग 1 साल इनको ज्ञान में हो गया, और 2.5 वर्ष की उम्र में फादर हम लोगों को मधुबन में लेकर के गए। हम लोग मना, मैं, मदर और फादर, 3 जने। तो हम लोग मधुबन में जब गए, बाबा से मिले। बाबा से जब मुलाकात हुई तो बाबा ने पूछा, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? जैसे छोटे बच्चे से आप पहली बार मिलते हैं तो यही पूछते हैं ना, नाम बोलो, आपका नाम क्या है? तो बाबा ने भी पूछा, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? जो मेरा नाम उस समय लौकिक में था, मैंने वो मुख से बोला। तो बाबा ने फादर से कहा, बच्ची के अनुकूल ये नाम नहीं है। हालांकि उस समय का एक तरह से अच्छा माना हुआ नाम था, लेकिन बाबा ने कहा बच्ची के अनुसार ये इसके अनुकूल नाम नहीं है, बाबा इसका नाम रखेगा। बाबा छठी मनाएगा। छठी जन नामकरण संस्कार जो होता है और वो उत्सव बाबा मनाएगा। फादर भी हैरान थे कि बाबा कह रहे हैं कि नाम रखेंगे बाबा, ठीक है। और बाबा ने एक तरह से वो बहुत सुंदर उत्सव का आयोजन किया, और मेरे लिए जैसे बाबा ने भोग के रुमाल की 2 फ्रॉक्स बनवाई। और छोटी, आज भी मेरी हाइट कम है तो सोचो और भी छोटे लगते होंगे। तो जो बाबा ने उस समय भोग के रुमाल की फ्रॉक तैयार करवाई, मुझे आज भी याद आता है। आप लोग तो शायद कोई जानता भी हो या नहीं, हमारी नागपुर में पुष्पा बहन थी जिन्होंने वो सारी ड्रेस मेरे लिए तैयार की थी। और फिर वो जो पांडव भवन में आज भी हिस्ट्री हॉल है,
उसमें आज भी हम जाएंगे तो देखेंगे 2 चौकी बाबा की हैं, जिसमें मम्मा बाबा बैठा करते थे। तो एक चौकी पर बीच में मुझे बिठा दिया जब तक बाबा आए, तैयार करके बिठा दिया। और बाबा ने जब हिस्ट्री हॉल में एंट्री की तो बाबा पगड़ी पहन कर आए थे। और पगड़ी में मैंने बाबा को पहली बार एक तरह से देखा तो मैं डर गई। फादर एकदम सामने बैठे हुए थे, तो मैंने वहाँ से सीधा जंप फादर के पास किया। बाबा ने कहा, बच्चे तुम डर गई? लो, बाबा पगड़ी उतार देता है। और वो दिन था जब बाबा ने नामकरण संस्कार किया और ऑलमाइटी बाबा से नाम मंगवाया गया। उस समय हमारे बॉम्बे में एक बहन थी जिसके द्वारा बाबा ने उनको ध्यान में भेजा और नाम मंगवाया। तो मेरा नाम वो दिन एक तरह से चंद्रकला नाम पड़ा। वो दिन और आज का दिन वही नाम जाना जाता है, और वहीं से वो पहले वाला नाम एक तरह से खत्म हो गया। बाबा को तब मैंने देखा था, और वहाँ उस समय बाबा ने मुझे 2 फ्रॉक्स गिफ्ट में दी थी। मुझे आज भी याद आता कि वो 2 कलर्स, लेमन येलो और लाइट स्काई ब्लू कलर था। और मेरा ये भी सौभाग्य है कि मुझे 2.5 वर्ष की उम्र से लेकर के सब कुछ याद है। तो बाबा ने जो जो उस समय बात की, एक तरह से इम्प्रिंट्स के रूप में अंदर में जैसे छप भी गई। तो बाबा ने जो मुझे 2 फ्रॉक्स गिफ्ट में थी, अब मेरा मदर के साथ रोज़ जिद होने लगा कि मुझे पहनना है तो ये फ्रॉक पहनना है जो बाबा ने दी। बचपन में उस आयु में एक संस्कार, यूं कहूँगी, आज कहूँगी कि पेरेंट्स को तंग करने वाला एक संस्कार था कि रोज़ मुझे जिद चढ़ती थी, मुझे नया फ्रॉक पहनना है, रेगुलर मुझे नया पहनना है। तो मदर कई बार अलमारी में बोलती थी, देखो ये देखो कबर्ड में ये नया है, ये नया है, ये पहनो। और मैं सोचती थी सबसे नीचे जो होगा वो नया है, तो नीचे से निकाल के पहनना। तो मदर, फिर आप समझते ना, होशियार माताएं क्या करेंगी फिर, कि बच्चे की आदत कौन सी है तो फिर वो वहीं सेट करें। फिर मैं ऊपर से निकालने लगी, मुझे समझ आ गया कि ये नया नहीं है। तो मुझे रोज़ एक ही जिद चढ़ती थी, मुझे नया फ्रॉक पहनना है। और इसलिए जब मधुबन पहली बार जाना हुआ, अब आप सोच सकते हो कि जिस बच्चे को जिद है नया पहनना है और 1 वीक के लिए जाना है, तो कितनी ड्रेस लेके जाएगी मदर, है ना। तो बहुत सारी ड्रेस मदर लेके गई थी, क्योंकि दिन में भी मैं 2-3 ड्रेस चेंज करती थी। तो इमेजिन, और नया चाहिए, तो एक तरह से वो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। और तो इतनी सारी ड्रेस मुझे आज भी याद आता है, मदर पूरा तैयार करके लेके गई थी कि इसको चाहिए। और जब बाबा ने जो 2 फ्रॉक्स दिए मुझे, अब जिद होने लगी कि मुझे पहनना है तो वही पहनना है। अब फिर ये भी एक उनके लिए चैलेंज था कि वो एक ड्रेस पहनी है, दूसरी सूखे, वॉश हो, ड्राई हो, सूखे, तब वो चेंज करे, फिर अगेन वो हाथों हाथ वॉश हो दूसरी, क्योंकि दूसरी एकदम तैयार चाहिए, कभी भी खराब कर दी तो चेंज करना है। तो 2 दिन तो ऐसे निकाले, 3 दिन, फिर मदर को थोड़ा मुश्किल लगने लगा कि ये क्या, वो कोई भी ड्रेस जो जयपुर से लाए हैं वो पहन नहीं रही है बच्ची। फादर से भी कहा कि ये तो बिल्कुल पहनती नहीं है। फादर ने भी ट्राई किया, पर एक ही जिद थी, जो बाबा ने फ्रॉक दिया है वही पहनना है। तो फादर ने बाबा से कहा, बाबा आप इतनी सारी हम इसकी फ्रॉक्स लेके आए हैं, आप इस बच्ची को अपने हाथ से दो
तो शायद ये पहने, क्योंकि आपने जो दिया वही वो पहन रही है। तो बाबा ने भी सारी फ्रॉक्स हाथ में लेकर एक एक खोल कर दिखाया, देखो कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है, ये वाला देखो, ये पहनेंगे, ये पहनेंगे। तो मैंने बाबा से कहा, ये तो मेरी फ्रॉक्स है, मुझे पता है, ये कोई अलग नहीं, ये मेरी है, मैं लेकर आई हूँ, मुझे पता है। तो बाबा ने कहा पहनो। नहीं, वही पहननी है जो बाबा ने दी है। और वो एक दिन सौभाग्य का था। फिर बाबा ने मुझे बहुत सारी ड्रेसेस बनवा कर दी, और वो दिन और आज का दिन मेरी पालना यज्ञ से ही हुई है। उसके बाद मैंने पेरेंट्स का दिया हुआ कुछ नहीं पहना, यज्ञ से जो मिला वही पहना, वो पहना जो यज्ञ से मिला, जैसा मिला। मुझे आज भी याद आता है, अब छोटी आयु होने के कारण बच्चे को तो कलरफुल सब कुछ चाहिए। बाबा हमारे लिए कलरफुल ड्रेसेस, फ्रॉक्स मंगवा कर रखते थे कि बच्ची आएगी उसको देना है। और बाबा के बाद ये रोल दीदी मनमोहिनी ने प्ले किया। दीदी फ्रॉक्स, ड्रेसेस बनवा कर रखती थी जो मुझे दिया करती थी। मेरा आना जाना मधुबन में बहुत होता था, हर दूसरे तीसरे मास में जाया करती थी। और वो उस उम्र में आज भी मुझे याद आता, मैं एक एक महीना बिना पेरेंट्स के मधुबन में रह जाती थी। इमेजिन करो कि 2.5-3 साल की आयु, और कोई पेरेंट, सिंगल पेरेंट भी मधुबन में ना हो, बाबा के पास रह जाती थी। और बाबा किसी न किसी को जिम्मेवारी देता था, खिलाना पिलाना तैयार करना, और मैं बाबा के पास रह जाती थी। बाबा के पास खेलना और सो भी वहीं जाना। फिर मेरी मदर उठा करके मुझे रूम पर ले जाती थी। जब तक नींद नहीं आती थी मैं बाबा के पास होती थी। तो बहुत सुंदर तरीके से यज्ञ से पालना लेते हुए एक तरह से बड़े हो रहे थे। और इधर जयपुर में कंस्ट्रक्शन का काम, पहला म्यूजियम है जयपुर का यज्ञ का। तो वो जब म्यूजियम के लिए अपनी बिल्डिंग रेंट पर ली और उसमें म्यूजियम का कारोबार होना था, तब हमारी दीदी मोहिनी दीदी ने वहाँ की बागडोर संभाली और वहाँ वो आए। एक बचपन से संस्कार रहा कि मेरा कनेक्शन हमेशा हेड ऑफ द फैमिली से रहा। पता नहीं ये कैसे समझ थी, मुझे नहीं मालूम। मधुबन में जाती थी तो मुझे मालूम था कि बाबा से मिलना है, हेड ऑफ द फैमिली। ऐसे ही लौकिक में थी तो फादर के साथ, या घर में जिनका होल्ड हो, दादी ग्रैंड मदर, उनका होल्ड था, मैं उनके पास जाती थी। ऐसे ही जब दीदी मोहिनी दीदी जयपुर में आए तो मैं इनके पास होती थी। अब मुझे जो भी प्रॉब्लम हुई, जो किसी ने कुछ कहा, किसी ने डांटा, किसी ने कोई बात कही, मैंने कुछ कहीं देखा, मैं जाकर, जो मेरे पास जयपुर में हूँ तो दीदी के पास, घर में लौकिक में फादर के पास, मधुबन में थी तो बाबा के पास जाकर एक एक बात बोलती थी। तो उस समय कई लोग मुझे कहा भी करते थे, ये तो चिट्ठी है, इसके आगे नहीं बोलना, नहीं तो जाके एज इट इज बोल देगी। क्योंकि वो जाके मैं रिपीट कर देती थी एज इट इज, वो ये कर रहा है, वो ये कर, उसने ये बोला, मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा। तो एज इट इज मैं जाकर के बोल देती थी। और ये पता था कि बोलना है तो किसको बोलना, बाकी किसी को नहीं बोलना, ये मालूम था। हेड ऑफ द फैमिली को जाके सब कुछ बोलना है, खाने को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वहाँ जाकर के बोलना, ये समझ शुरू से थी। और ये रीज़न जैसे ही बड़े होते गए
तो एक तरह से लौकिक अलौकिक दोनों दुनिया में मेरा कनेक्शन सदा बड़ों के साथ रहा। ऐसा नहीं कि जैसे हमेशा जनरली ऐसा होता है अपने एज ग्रुप के साथ बच्चा बड़ा होता है और खेलता और शेयरिंग होती है, मेरी हमेशा शेयरिंग बड़ों के साथ रही। तो मैं भी मधुबन में भी आकर बाबा को बोला करती थी, बाबा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। बाबा को हर बात कहना वो एक तरह से बचपन से ही आदत पड़ गई थी, या शेयरिंग करने की आदत थी। तो शुरू से लेकर के यज्ञ की पालना मिली। ऐसे ही क्योंकि आयु छोटी और बाबा के बन गए, परिवार बाबा का बन गया, तो बाजार का तो कुछ खाया ही नहीं, मेरे अंदर कुछ बाहर का गया ही नहीं। मुझे मालूम नहीं है बाहर का समोसे का क्या टेस्ट है, किसी चीज़ का क्या टेस्ट है, वो सब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गया ही नहीं, खाया ही नहीं। कई बार ट्रैवलिंग उन दिनों में तो ट्रेन से हुआ करती थी, तो ट्रेन से पेरेंट्स ले जाते थे, मधुबन आना जाना काफ़ी था। फादर भी 3-4 महीने में चक्कर लगाते थे। तो फादर मदर के साथ जब भी मधुबन जाती थी, अब नेचुरल है, बच्चा 3-3.5 साल का बच्चा है, तो जो भी पैसेंजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद भी अगर कोई चीज़ खाते हैं तो बच्चे को भी ऑफर करते हैं, लो टॉफ़ी चॉकलेट खा लो, लो ये खा लो वो खा लो। और इवन जब वो लोग कई बार ट्रेन में फूड खाना लेते हैं तो भी बच्चे को बोलते हैं, लो तुम खाओगे। तो मेरे मुख से समझ कोई भी शब्द की नहीं थी, लेकिन मेरे मुख से निकलता था, मैं पत्थर बुद्धि थोड़ी हूँ जो बाजार का खाऊं। बाजार का तो पत्थर बुद्धि खाते, मैं थोड़ी पत्थर बुद्धि हूँ। अब पत्थर बुद्धि क्या होता है उस समय समझ वो नहीं थी, लेकिन गलत है खाना ये समझते। जबकि पेरेंट्स कभी मना नहीं किए थे, वो बोलते थे नेचुरल, अगर खाते हैं तो खाओ, अगर आता है। उनको ये था पता नहीं, पर अंदर ही अंदर कैसे वो संस्कार एटमॉस्फेयर से वो बीज पड़ा, उसने काम किया। तो हमेशा मुख से निकलता था, मैं पत्थर बुद्धि नहीं हूँ जो मैं बाजार का खाऊं। और यहाँ जयपुर में जो कंस्ट्रक्शन होना था म्यूज़ियम का, तो काफ़ी पार्टीज आती थी। जब म्यूज़ियम बना तो बाबा भेजा करते थे कि जयपुर में म्यूज़ियम नया नया बनाए, जाओ देख कर के आओ। तो सेवाओं के लिए यज्ञ में मदर फादर को सेंटर पर रखा गया। तो मदर सेंटर पर किचन संभाला करती थी। अब मदर जब किचन संभालेगी तो मेरे को कौन संभालेगा? तो मैंने बताया कल रात को भी, दीदी संभाला करती थी। तो इनकी गोद उस आयु में मिली क्योंकि मदर किचन में होती थी। अदरवाइज मैं बार बार वो किचन में, इतना 50 का ग्रुप आ रहा है, 60 का ग्रुप आ रहा है, तो कुकिंग हो रही है, तो मैं जाके नेचुरल है फिर उनको थोड़ा सा पुल करती थी। तो फिर मुझे हमारी ये दीदियाँ ही संभाला करती थी, तो मैं इनके पास होती थी, वो किचन में होती थी। फादर का अपना बिजनेस रहा शुरू से, और यूं कहूँ होलसेल फ्रूट्स बिजनेस रहा फादर का। तो यज्ञ में जब बाबा के बने तो सारा फ्रूट्स उस समय फादर यज्ञ में मधुबन में भेजा करते थे। तो इस तरीके से एक तरह से यज्ञ से हम बहुत करीबी से हर एक से जुड़ते चले गए। दादियों से, दीदी मनमोहिनी से विशेष हम नज़दीक हमारा परिवार आ गया, क्योंकि उन समय दीदी मनमोहिनी दिल्ली, राजस्थान ये सारी बेल्ट देखा करती थी, तो उनका आना जाना भी काफ़ी जयपुर में होता था। तो उनके भी करीब मैं काफ़ी रही। यूँ कहूँ कि मेरी लाइफ में उनका काफ़ी बड़ा
रोल रहा मुझे बाबा का बनाने में। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मधुबन में आज भी अगर हम जाएं पांडव भवन में, पांडव भवन में झोंपड़ी के पास अगर आप जाओगे तो वहाँ आप देखोगे एक आम का पेड़ है। देखा है? एक आम का पेड़ है जिसमें काफ़ी सारी केरीज काफ़ी होती हैं, और बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए केरी बहुत काफ़ी होती है अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं जब जाती थी तो देखती थी इतनी केरी, ओ इतनी बड़ी, ओ इतनी बड़ी, तो मेरा मन होता था मैं उसको तोड़ूं। हाइट तो थी नहीं अंदर, हालांकि वो आज तो मार्बल के हैं, पहले तो सिंपल पट्टियाँ होती थी जिस पे बैठते थे, तो चढ़ के भी नहीं तोड़ सकती थी क्योंकि हाइट कम थी। अब कैसे तोड़ूं? तोड़ना है और मुझको खाना है, और ज़्यादातर आप देखोगे बच्चे को खट्टा अच्छा लगता है, तो मुझे केरी पसंद थी, तो कैसे खाऊं? ऑप्शन क्या था? पत्थर, स्टोन, उसको मारो केरी टूटेगी। तो एक बार मैं वही कर रही थी, खेल रही थी, पत्थर छोटा छोटा उठा के मार रही थी, कोई केरी तो आएगी। किसी ने जाकर शिकायत बाबा से कर दी कि बाबा वो बच्ची पत्थर से केरी तोड़ रही है। और मैं अगर ये कहूँ तो शायद गलत नहीं है कि मैं बहुत शरारती थी बचपन में, बहुत शरारती थी, एक मिनट भी मैं कहीं ठहरती नहीं थी। तो बाबा ने कैसे हैंडल किया होगा सोचो। बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया, बोला बच्ची केरी चाहिए? चाहिए, अच्छा केरी खाओगे? अच्छा बाबा आपको कैरी देगा। ओके, मैं वेट कर रही थी बाबा मुझे कैरी देगा। तो बाबा ने क्या किया, मुझे वहाँ से गोद में उठाया, और उस पे वो जो स्लैब बैठने के लिए बना हुआ है उसी के पास में ही है, आप देखोगे आम के पेड़ के पास अंदर बैठने का बना हुआ है। तो आज तो रिफाइन हो गया मार्बल का, पहले तो सिंपल। तो उस पर खड़ा कर दिया और बोला जंप लगाओ, और मुंह से केरी लेनी है, हाथ नहीं लगाना है। जंप लगाओ और मुंह से जितनी केरी आ जाए वो तुम्हारी, अब एक कभी नहीं आएगी। इमेजिन। तो बाबा बोला अच्छा देखो तुमने सेवा नहीं की ना, इसलिए केरी टूट नहीं रही है। बाबा ने सेवा का बीज उस समय डाला कि पहले सेवा और फिर उसके बाद प्राप्ति, टूली, पहले सेवा करो। तो बाबा ने मुझे क्या सेवा दी होगी, इमेजिन, सोचो। तो बाबा ने कहा जाओ देखो चारों तरफ जो भी पत्ते बिखरे हुए ना उनको उठा करके वो साइड में एक टोकरी में कई बार जाती हूँ तो आज भी देखती हूँ पड़ी हुई है, तो वहाँ जाके डाल के आओ। तो 2-4 पत्ते डाले, बाबा हो गया, अब केरी चाहिए। फिर बाबा खड़ा कर देते, मुंह से तोड़ो, एक नहीं आती मुंह से, एक सिंगल भी हिलती भी नहीं है, तो कैसे लो? तो बाबा बोलते नहीं, इसका मतलब कंप्लीट सेवा नहीं हुई है, अभी पहले फिर कंप्लीट करके आओ। फिर 2-4 पत्ते 6 पत्ते उठाए, आ गए। कितना? बाबा हो गया, अब पूरा हो गया। फिर बाबा खड़ा कर देते थे, केरी तो आती नहीं थी। 2-3 बार बाबा राउंड्स लगवाते थे इस तरह से, जाओ पत्ते डाल के आओ, पत्ते डाल। फिर उसके बाद बाबा कोई ना कोई टोली, कभी केरी कभी टोली देते थे। फिर जब केरी नहीं मिलती थी, टोली मिलती थी, तो मैं बोलती थी कि टोली है तो कैरी तो है नहीं, अब वो आएगी, वो तैयार नहीं है अभी, इसलिए तुम्हें नहीं मिल रही है, आज ये कल वो तैयार हो जाएगी तो मिल जाएगी। तो बाबा बड़े तरीके से कभी अंगूर की बेल से अंगूर, कभी केरी, कभी टोली, इस तरह देते थे। पर अंगूर की बेल के नीचे भी बाबा खड़ा करके पहले जंप करवाया करते थे कि जंप करो, मुंह से जितना आएगा वो तुम्हारा। तो इस तरीके से यज्ञ में एक तरह से बचपन बीता। छोटी छोटी बातों से बाबा ने हमें सिखाया सेवा क्या चीज़ होती है, पहले सेवा करो
और उसके बाद सेवा का फल मीठा, फिर प्राप्ति। तो मैं तो कहूँगी मेरा भाग्य रहा। लास्ट एक बात मैं सुनाती हूँ। जब मेरी आयु 5.5-6 साल की होगी, ये सब बातें पहले की हैं। दीदी हमारे पास वहाँ मैं समझती हूँ 1.5-2 साल दीदी रही और उनकी पालना हमें मिलती रही। लेकिन जब मेरी आयु 5.5-6 साल की थी, बाबा व्यक्त से अव्यक्त हुए, तो पेरेंट्स के साथ मेरा भी मधुबन जाना हुआ था। तो पता नहीं, मुझे कोई गाइड नहीं करता था, लेकिन कैसे वो सोच आती थी बाबा ही जाने। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा भाइयों की तरफ से सब एंट्री ले रहे हैं और बहनों की तरफ से निकल रहे हैं, और सब बाबा की दृष्टि देते हुए लेते हुए निकल रहे हैं। मैं भी अपने फादर के साथ साथ गई और फादर के साथ ही मैं बाहर निकल आई। तो फादर तो एक राउंड लगा के बाहर आके खड़े हो गए। मैं दोबारा सेकंड राउंड में अकेले फादर का हाथ छोड़ के निकल गई। और फिर वहाँ जो बाबा के ऊपर, अब आप सोचिए एक सामने बॉडी है तो फूल होंगे ना चढ़े हुए, तो मैंने फूल उठाया और खा लिया। मैं बाहर आ गई। फिर थर्ड राउंड, फिर फूल उठाए खा लिए। फिर ऐसे 3-4 चक्कर फूल उठाए खा लिए। दादी ने देखा, दादी प्रकाश मणि, उन्होंने देखा, बोला बच्चे ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करते हैं, ऐसे फूल उठा के नहीं खाते हैं आप। बाहर भाऊ के पास जाके खड़े हो। मैं अपने फादर को भाऊ बुला करती थी, तो उनके पास जाओ। तो मैंने दादी से कहा, दादी यही तो चीज़ मुझे याद रहेगी कि मैंने बाबा के ऊपर से फूल उठाकर खाए थे। समझ नहीं थी, लेकिन मैंने जो दादी को उस समय बोला कि दादी मैंने बाबा के ऊपर से फूल लिए, मैंने ये खाए, मैंने बाबा के फूल उठा के खाए, यही तो मुझे याद रहेगा। पर ये पता नहीं था कुछ भी कि ये चीज़ खाते नहीं खाते, याद रहेगा नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं था। पर नेचुरल जो मुख से निकला, और उसके बाद मना 4-5 राउंड्स ले लिए। फिर दादी ने मना किया तो फादर के पास जाके खड़े हो गए। पर ये कहूँगी मेरा भाग्य था जो बड़ों की पालना मिली, और उस पालना से बड़े होते होते स्कूल लाइफ कंप्लीट की, कॉलेज कंप्लीट किया। स्कूल लाइफ कंप्लीट ही की थी और कॉलेज में एडमिशन लेना था। उस समय दीदी मनमोहिनी थी और उनके बहुत क्लोज में थी। कोई ऐसी सिंगल बात नहीं जिंदगी में जो मैंने उनकी ना मानी हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। मैंने हर बात उनकी मानी। बाबा के बाद हर शेयरिंग मेरी उनके साथ थी। तो दीदी ने मुझे कहा, सुषमा दीदी जयपुर आए थे कि तुम दीदी के साथ सेंटर पर रहो। मुझे ये भी सोच चला मैं कैसे सेंटर पर कहा एक भी बात ऐसी नहीं थी जो मैंने मानी नहीं। मैं अभी बस शॉर्ट में यही कहना चाहूँगी कि मैंने वो दिन था दीदी के साथ मैं सेंटर पर आई और आज तक साथ सेवाओं में एजुकेशन कंप्लीट की, जॉब भी किया, पर सब कुछ करते हुए सेवा स्थान पर रहे और सेवा केंद्र से सेवा करते करते आज भी साथ में सेवाएं कर रहे हैं। ओम शांति। बाबा, दीदी, दादी, ये जो बचपन की पालना रही, इसी ने हमें एक तरह से मजबूत बनाया। और यही पालना मैं कहती हूँ मेरा भाग्य, जो मुझे सब कुछ 2.5 वर्ष की उम्र से याद है। बाबा स्नेह से
नाम चंद्रकला तो दिया ही, स्नेह से मुझे चैतन्य खिलौना भी कहते थे, साथ ही साथ हंसनी कुमारी भी कहते थे, क्योंकि मेरे 32 हमेशा बाहर रहते थे। रोना रेयर, कभी ऐसे रोना नहीं आता था, तो मैं सारा टाइम हर बात में हंसती रहती थी, तो इसलिए मुझे कहा करते थे हंसनी कुमारी या फिर चैतन्य खिलौना, क्योंकि बार बार इधर से उधर मधुबन के आप सोचो प्रांगण में इधर से उधर घूमते रहते थे, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। तो वो आंगन हमें आगे, एक तरह से उस आंगन में ही हम पले बड़े, आज यहाँ तक पहुँचे। ओम शांति। मज़ा आया सभी को? थैंक यू। हमको ऐसा लगता है हम सुनते ही रहे आपको। समय की थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती है, पर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो अभी हमारे पास